नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया। बिल पेश किए जाने के साथ ही विधानसभा वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। वहीं बिल पेश किए जाने के पक्ष में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इस कारण विधानसभा की कार्रवाई भोजनावकाश के बाद तक यानी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे से विधानसभा में बिल पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बिल पर घंटों चर्चा की। दरअसल उत्तराखंड चुनाव 2022 के दौरान सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा की थी, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मामले में विपक्षी विधायकों ने अधिकारों के हनन की बात कही है। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, अध्यक्षा जी, आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति की की बात कर रहे हैं। सुनना चाह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बोले अगर कार्य मंत्रणा का प्रस्ताव सदन में पारित हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हम सब गौरवशाली हैं। इस सदन ने जो आज इस बिल पर अपनी बात तमाम माननीय सदस्यों के द्वारा रखी गई और सभी लोग आज महसूस कर रहे हैं कि जो गौरवशाली क्षण जिस जगह हम खड़े हैं, ये भवन भी साक्षी बन रहा है उस पल का। तो ये ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए है और पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू करने का पहल माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब ने यहां पे किया है। और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आज हम लोग संतुष्टीकरण की तरफ बढ़े हैं। जिस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए हैं, आज वो बहनें जिनको प्रताड़ित किया जाता था, जिनको लगातार उनका हैरेसमेंट होता था, आज उनके साथ न्याय हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे सभी नागरिकों को एक समान अधिकार इस यूसीसी के आने के बाद मिलेगा, मैं समझता हूं कि आज पूरा प्रदेश, बल्कि दूसरे शब्दों में कहूं कि आज पूरा देश का हर व्यक्ति जो उत्तराखंड की ओर नजर गड़ाए था, आज वो सभी लोग बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। धामी लाए यूसीसी का बिल आज सदन में पेश हो चुका है। इस पर चर्चा भी हुई। कल भी उम्मीद की जा रही है कि इस पर जोरदार चर्चा होगी और जैसा विपक्ष ने आज हंगामा किया, उसी हंगामे के आसार कल भी नजर आ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दीपक रावत जी, यूकेडी नेता हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सचिन गुप्ता जी, ये आपके लिए काबिल तारीफ है और आपको बधाई है कि आज जो मंशा से आप लोग यूसीसी लाना चाहते थे, आज एक तरफ एक कदम और आप उसमें आगे बढ़ गए। क्या कहेंगे आज की कार्रवाई को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और
चैनल का धन्यवाद करूंगा कि इस प्रमुख बिंदु पे आपके द्वारा चर्चा की जा रही है। और निश्चित रूप से जो है धामी सरकार ने 2022 के चुनाव से पहले हमारे जो संकल्प पत्र था उसके अंदर हमने ये संकल्प लिया था कि हम जो है उत्तराखंड को यूसीसी कानून देंगे। और जनता से किया हुआ वादा आज वर्तमान में धामी सरकार से पूरा करती नज़र आ रही है। और देश के लिए ये कानून एक मिसाल बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कानून जो बनने जा रहा है, जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है, वो निश्चित रूप से जो है समान नागरिक संहिता का जो लाभ आम जनमानस को सबको मिलना चाहिए, जो इसके उचित हकदार थे, जिनको लगभग 75 वर्षों से जो है इस कानून के माध्यम से वंचित रखा गया था। तो मुझे लगता है कि ये उनको लाभ मिलेगा, उनके भविष्य के लिए लाभ होगा, उनके बच्चों के लिए लाभ होगा। और तमाम तरीके के इसके अंदर जो बिंदु रखे गए हैं, मैं कहता हूँ कि ये जो है आज़ादी के समय जब ये संविधान में धारा 44 जो हमारी 44 लागू की गई थी, मुझे लगता है कि ये तभी जो है इसको सभी राज्यों में लागू कर देते तो मुझे लगता है कि शायद आज जो इसके कुछ दुष्परिणाम पिछले 75 सालों में देखने को मिले हैं, या मैं कहूँगा कि उन महिलाओं को जो पीड़ा और जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, शायद वो इस तकलीफ़ों से बच जाती। लेकिन बहरहाल वर्तमान की भाजपा सरकार, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार हो, उत्तराखंड के अंदर धामी जी सरकार हो, वो सभी जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। जो वादे हमने जनता से किए थे उनको धीरे धीरे पूरा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जनता का विश्वास जो है बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मत को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी कानून जो है प्रदेश के हित में भी होगा, आने वाले समय में राष्ट्र हित में भी इस कानून को मुझे लगता है कि सभी राज्य अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। आशीष सैनी जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी, आप लोगों को समस्या क्या है? एक देश एक कानून होगा, क्या वो अच्छी बात नहीं है? आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं इस पर? देखिए, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने अभी दे दिया है। आपने कहा एक देश एक कानून, और पहले तो ये पूरे देश पर लागू नहीं हो रहा है, खाली एक प्रदेश का कानून है। और मैरिज एक्ट जो बनाया गया है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको नाम दिया गया है, ये केवल कंट्रोल करता है जो मुस्लिम पुरुष जो शादी करते हैं उसमें बहुविवाह को और उनके तलाक देने की प्रक्रिया को और उनके जो रिचुअल्स है उसके अंदर जुड़े हुए। तो ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ना तो प्रभावी है ना कोई उपयोगी है। इस कानून का केवल मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं को लाभ नुकसान जो भी होगा वो उनको होगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश को इसका कोई लाभ नहीं है। यह केवल एक कोरी गप है, क्योंकि इन्हें समान नागरिक संहिता केंद्र सरकार में लानी थी और इस जल्दबाजी में राज्य की सरकार कहते हैं 2 कदम कूद कर भाग रही है, लेकिन बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। राज्य की विधानसभा में चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री को यदि वास्तव में कोई चर्चा करनी होती तो वो सदन का सत्र सोमवार को बुलाते। लेकिन विधायक जो दूसरी पार्टी के हैं, माननीय विधायक, उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, ना ही इस पर कोई चर्चा करना चाह रहे हैं। कैबिनेट के नोट के माध्यम से सीधे सीधे कानून लागू किया गया है, इसका कोई विधिक परीक्षण नहीं किया गया। इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1, ये कानून एग्जैक्टली किस पर लागू होगा। उत्तराखंड राज्य की जो स्थायी निवासी जो आबादी है, मुस्लिम आबादी, वो बहुत मुश्किल से 6 लाख के आसपास है। उस पर ये कानून लागू होगा। उसमें कितने प्रतिशत लोग हैं जो एक से अधिक विवाह करने वाले दायरे में आते हैं, और उसमें कितने प्रतिशत, केवल 11% लोग हैं, 11% मुस्लिम आबादी है जो एक से अधिक विवाह करती है, और उसमें यही इतनी ही प्रतिशत आबादी प्रभावित होने की स्थिति में है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं, दरअसल क्योंकि नाम ही गलत है। ये एक यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट है, केवल शादियों की प्रक्रिया को रजिस्ट्रेशन कराने का काम और उनका सब प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ये भी एक जुमला ही है कि पूरे प्रदेश के लिए लाभकारी होगा और बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम होगा, ऐसा कुछ है नहीं। केवल एक जुमला है और केवल एक बीजेपी का एक एजेंडा है। बीजेपी क्या चाहती है कि क्योंकि पूरी नाकामी, पूरा निकम्मापन पूरी सरकारों का, पूरा फेलियर 47 और 57 विधायक लेने के बाद जब 2 बार की सरकार फेल हो रही है, तो आज अपने जनता को ऐसा क्या नफरत का एजेंडा सौंपे जिससे वो खुश हो सके। मतलब नफरत के भूखे लोग जो बीजेपी के मतदाता हैं,
केवल उनकी खुशी के लिए देखो उन्होंने मुस्लिम पुरुषों पर नियंत्रण के लिए कानून लाए हैं, ठीक है। इसका पूरे प्रदेश को कोई विशेष लाभ नहीं है, इस कोई पर भी हमारी चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था को, आशीष जी, कोई इस हमारी पर भी व्यवस्था को चर्चा कोई लाभ करेंगे नहीं कि है। आखिर जो आप बोल रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम पुरुषों के लिए है या फिर विवाह से संबंधित है, इसमें और क्या प्रावधान है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दीपक रावत जी, उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जहां पर ऑलरेडी हम लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं, मूल निवास की मांग कर रहे हैं, यूसीसी कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और आज की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? देखिए, यूसीसी आज सदन के पटल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रख दिया है और संभव भी है कि ये पास हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न है वो ये है कि इस प्रदेश को यूसीसी की जरूरत है या मूल निवास की और सख्त भू कानून की। जो प्रदेश इसे कितनी विषम परिस्थितियों में बना हुआ है, कितनी कठिन विषम परिस्थितियों में यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इस प्रदेश में ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए आंदोलन हुआ हो। स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया है यूसीसी के लिए? इस प्रदेश में जो आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन चल रहा है, जो लगातार चल रहा है, परसों ऋषिकेश में हुआ है, वो मूल निवास के लिए हुआ है, वो एक सख्त भू कानून के लिए हुआ है। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। क्या कारण है कि जो जनता का मूड है, जो जनता चाहती है मूल निवास, उसकी जगह यूसीसी बिल उसको दिया जा रहा है। दूसरा, इस यूसीसी बिल जो है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और यूसीसी बिल उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और निश्चित रूप से जो मेरे कांग्रेस प्रवक्ता है वो बता चुके हैं कि ये सिर्फ जो विवाह से संबंधित, विवाह विच्छेद से संबंधित, तलाक और जो अधिकार से, उत्तराधिकार से संबंधित इन्हीं विषयों को छेड़ता है, इन्हीं विषयों को प्रभावित करेगा। सवाल यह है कि नागरिक की परिभाषा क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है? उत्तराखंड क्रांति दल बोलता है कि मूल निवास 1950 होना चाहिए, तो क्या यह मूल निवासियों के लिए है या उन नागरिकों के लिए है जो 2000 प्रदेश के बनने के बाद इस प्रदेश में आए हैं? किसको ध्यान में रख के किया जा रहा है? महिलाओं की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिलाओं को अधिकार देता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी का अधिकार कहां गया? अंकिता भंडारी की मां का वो अधिकार कहां गया जिसमें वो जानना चाहती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी बेटी के साथ जो भी चीज हुई वो आज तक क्यों जो है जांच में आई क्यों नहीं है? विषय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है, जो उत्तराखंड क्रांति दल का विरोध है, वो इस महत्वपूर्ण बिल को जिस तरीके से आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी लाई है उसका विरोध है। अगर इतना ही महत्वपूर्ण बिल था तो उसको समय देना चाहिए था, पटल में आना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी, विपक्ष के पास भी आना चाहिए था। 700 पेज का डॉक्यूमेंट 7 दिन में पढ़ लिया गया है, आज पटल में भी आ गया है। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि इन वाक तारीफ है, बुद्धिमत्ता का तारीफ देनी पड़ेगी सारे विधायकों को। और निश्चित रूप से कि 700 पेज का इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट 7 दिन में, 4 दिन में पढ़ लिया और तो उसको सदन के पटल में भी रख दिया और कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये सिर्फ इस प्रदेश के लिए उपयोग नहीं, ये राजनीतिक प्रयोग है राष्ट्र के लिए और कुछ नहीं। बिल्कुल। सुभाष झा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आज की जो यूसीसी का ड्राफ्ट रखने के बाद पटल पर रखा गया, उसके बाद चर्चा हुई, पूरा हंगामा हुआ, कैसे देखते हैं आज के दिन को आप? देखिए, इसको एक पक्षीय तरीके से नहीं देखना पड़ेगा, इसको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो यूसीसी लाएंगे। जनता ने उनको वोट दिया। भाजपा की तमाम चीज़ों के लिए, बाकी मसले पलायन की छोड़ दीजिए, अग्निवीर की छोड़ दीजिए, यहाँ की बेरोजगारी छोड़ दीजिए, वो सब अलग मसले एक साइड कर दीजिए। बावजूद इसके उन्होंने अपने एक मसले को, उन्होंने जिसको कहा वो बात लागू किया। इस बात को तो मानना पड़ेगा। एक बात अब रह गई कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, किन पे ये लागू होगा और क्यों किया गया, ये सारी बातें अलग हैं जी। अब मैं उस पे आता हूँ। यूसीसी जो है, समान नागरिक संहिता जो है, किसी एक राज्य का ये सब्जेक्ट ही नहीं है। ये बात सभी लोग जानते हैं, जो कानूनी जानकार हैं वो जानते हैं। तो जब राज्य का ये विषय ही नहीं है, ये केंद्र का विषय है। मूल मुद्दा यहाँ है। अब राज्य से अगर यहाँ से ये पास भी होगा तो ये चूंकि सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से मान लीजिए राष्ट्रपति पास करे, यहाँ से वहाँ जाए संस्तुति के लिए, ये सारी चीजें। लेकिन एक आदमी जो कानून समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होगा, क्या वो उत्तर प्रदेश में जाकर के उसके लिए लागू क्यों नहीं होगा? तो फिर ये समस्याएं आएंगी और इसी समस्या के वजह। दूसरा, भारत के ढांचा को समझना होगा। भारत एक संघीय ढांचा का देश है। यहाँ सब अलग अलग जातियां, कम से कम हजारों जनजातियां हैं, 1-2 जनजातियां नहीं। अभी इन्होंने कहा कि हम 2 जनजातियों को इससे अलग करते हैं, तो फिर समान नागरिक संहिता कहाँ से हो गया? उत्तराखंड में जो 2.25 करोड़ आबादी है, जब उस पे ये लागू 10 लाख लोगों पे या 5 लाख लोगों पे 3-3.5 लाख 4 लाख के करीब जनजातियों की संख्या है। 2-3 भोटिया जाति जनजाति और भी 3-4 जनजातियां हैं, ठीक है ना?
तो उन पे ये लागू नहीं होगा। तो अच्छा, दूसरी बात जो आप जो कह रहे हैं इस पे सचिन गुप्ता जी बोलेंगे। जो आप बता रहे हैं कि ये जो था महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, इसलिए हमने जो है महिलाओं के लिए यहाँ लागू किया, मुस्लिम महिलाएं जो है उनकी 2-2 3-3 शादियों, मतलब उनकी तलाक और ये सारे मुद्दे जो थे। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जब ये बात, आप एक तरफ आपको औरतों का शोषण याद आता है मुस्लिमों का, तो फिर आपको जनजातीय, मैं बड़ी विनम्रता से और बड़ी जवाबदेही से ये बात बोल रहा हूँ, तब जो ये पांचाली प्रथा है, फिर आपकी नज़र इससे आप अलग हटना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब आप मसला सीधा है कि आप मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना चाहते हैं या मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, और हिंदू लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने उनको ठीक कर दिया। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि फिर ये कानून भेदभावपूर्ण है जी। तीसरी बात, अब आप जाइए, इससे 6 महीना पहले इसी चैनल पे हम लोग डिबेट किए थे, जिस समय ड्राफ्ट आया था, जो मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट दे दिया गया। जब मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट दे दिया गया तो विपक्ष के नेताओं को ये ड्राफ्ट पहले क्यों नहीं दिया गया? और जब ये ड्राफ्ट पर, इस पर डिस्कस करना चाहिए था। दूसरी बात, इसका बहुत दूरगामी परिणाम पड़ेगा उत्तराखंड की राजनीति पर, उत्तराखंड का जो सामाजिक ताना बाना है उस पर। तो जब इस परिस्थितियों का इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ये एक तात्कालिक प्रभाव की बात नहीं हो रही है। जब ऐसे बिल थे तो इसमें सारे यहाँ के जितने सामाजिक लोग थे, यहाँ से जितने बौद्धिक लोग थे और यहाँ के जितने राजनीतिक दल हैं, उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। 2 घंटे की आप कहते हैं 700 पेज, जिसको बनाने में आपको 2 साल लगते हैं, उसको आप 2 घंटे में कहते हैं, समय देते हैं कि 2 घंटे में आप पढ़ लीजिए और 2 घंटे में समझ भी लीजिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जल्दीबाजी, ये तानाशाही तौर तरीका हुआ? ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये नागरिक सरकार किसको मानती है? जो 1950 से पहले खाता खतौनी वाले हैं उनको मानती है, इन्होंने ठीक कहा। जो 2000 में यहाँ 2000 से पहले निवास करते हैं उनको मानती है, जो 15 साल से यहाँ हैं उनको मानती है अस्थायी निवासी, या जो लोग यहाँ के वोटर मात्र हैं, जो वोटर हैं उनको नागरिक मानती है? ये सरकार आखिर किन नागरिक सरकार किसको मानती है जिन पर यह समान नागरिक संहिता लागू होगा? ये मूल मुद्दा यहाँ है। अगर ये लागू हो गया तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। इसके बाद बिल्कुल सचिन गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर विपक्ष भी उठा रहा है। आज हमने सदन की कार्रवाई के समय पर देखा गया, जब उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष ये कहते हुए नजर आए थे कि आप लोग बहुमत के आधार पर इसे पास कराने की जल्दबाजी कर रहे हैं, विपक्ष का रोल इसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि आप चर्चा के लिए लेकर नहीं आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आप जो जनजाति हैं उन्हें हटाएंगे, तो कई ऐसे, अगर ये देश का कानून का बेसिस बन रहा है, तो कई ऐसी जनजाति है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल राइट्स मिले हैं कि उनको छेड़ा नहीं जाएगा, तो फिर क्या आप उन्हें भारत के नागरिक नहीं मानते? क्या वो भारत के संविधान के तहत नहीं आते, और आते हैं तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? देखिए, ऐसा नहीं है, और मैं सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है किसी धर्म जाति विशेष से जुड़कर नहीं देखा जाए। ये कानून जो है समानता, जो है समान नागरिक संहिता है, जिसके माध्यम से जो है जो इस कानून के दायरे से बचकर, या मैं कहूँगा जिन्होंने अपने निजी कानून बनाकर जो है अपनी हठकरता दिखा रखी थी, जो महिलाओं पे अपना अधिकार जमाते थे, और अधिकार क्या जमाते थे, मैं कहता हूँ शोषण भी करते थे, और उस शोषण के माध्यम से ये भी नहीं सोचते थे कि कब कहाँ उनका जो है आपने एक बीच मझधार में उनको छोड़ दिया और उसके बाद आपने कहा जी हम जो है ये हमारा अधिकार है, हमारे कानून के अंदर ये लिखा हुआ है। आपने देखा होगा, और लगभग जो है सभी मीडिया चैनलों में चला कि जो 1978 में शाहबानो ने जो केस दायर किया था कि 62 साल की उम्र में उसको उनके पति ने छोड़ दिया, और मात्र 25 रुपये जो है जो मासिक खर्चे के लिए देने थे वो भी देने से मना कर दिया। फिर उच्चतम न्यायालय ने जो है डिसाइड किया और लगभग 180 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है उनको देय राशि देना हुआ। तो ये मुहिम, मैं कहता हूँ कि केवल एक महिला ने जो है, ये जो है उस अल्पसंख्यक समाज की महिला ने इस मुहिम को छेड़ा था, जो है पूरे देश की नज़र इसके ऊपर गई। तो आज तो हजारों लाखों महिलाएं जो है ऐसी हैं जो इस पीड़ा को झेल रही है। वो तो केस लड़के, अनपढ़ महिला मुकदमा लड़के अपना उन्होंने एक छोटा सा अधिकार हासिल कर ले, लेकिन देश की तमाम लाखों ऐसी महिलाएं जो केवल जो है दबकर और केवल कानून के हवाला देते हुए उनका जो है उनसे बच जाती है। सवाल मेरा आपसे है, अगर आप मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं तो क्या इस शोषण का जो पीड़ित है वो हिंदू महिलाएं नहीं हैं? और दूसरी बात, अगर आप कानून की बात करते हैं, आप ट्रिपल तलाक को अबॉलिश आप लोगों ने किया, उसमें सजा का प्रावधान 3 साल, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो मात्र 1 साल की सजा। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या इनकी सजा एक सी होगी? क्या जो ट्रिपल तलाक देता है और जो हिंदू ऐसा करता है सबके लिए समान अधिकार है? बिल्कुल बिल्कुल, समान नागरिक संहिता का मतलब ही यही है कि सभी जातियां, जितनी भी जातियां प्रदेश के अंदर है, उन सबको जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम
मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब के लिए एक समान कानून होगा, सबको एक समान कानून के दायरे के अंदर रखा जाएगा। और केवल इसे क्योंकि ये कांग्रेस का मत है, कांग्रेस की आदत है तुष्टीकरण करने की, क्योंकि वो आज भी जो है, क्योंकि जो राम का विरोध कर सकते हैं तो वो फिर कहाँ जा रहे हैं ये वो जानते अच्छी तरह से, और देश उन्हें कहाँ पहुँचा रहा है ये भी वो देख रहे हैं अच्छे से, लेकिन वो अभी भी जो है बाज नहीं आ रहे, तो ये उनको मुबारक हो। लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति भी यही है कि किसी भी कानून को, किसी भी विकास को, आज मैं कहता हूं कि अगर देश में जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने सबको आवास दिए, शौचालय दिए, गैस दिए, सड़क दिए, तमाम तरीके की सुविधाएं, 5 लाख का बीमा दिया है, 5 लाख का इलाज फ्री दिया है, तो क्या इस योजनाओं पे कहीं कोई मोहर लगी है कि ये मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगी, सिख को नहीं मिलेगी, ईसाई को नहीं मिलेगी, या सिर्फ हिंदू को मिलेगी? सबको एक समान वो सहायता, एक समान योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए ये कानून भी जो है उसी प्रकार है। लेकिन कांग्रेस की जो है और विपक्षी पुरानी आदत ये रही है कि उसको किसी तरीके से तुष्टीकरण की तरफ मोड़ना है, ताकि जो उनका जिस वोट को वो अपना अधिकार समझते हैं वो वोट भी उनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। इसलिए केवल उनके झूठा हितैषी बनने की जो पिछले 70 सालों से वो दिखावा करती आ रही है, आज भी वो दिखावा कर रही है। लेकिन आज सब समाज जो है, पढ़ा लिखा समाज है, जो नई पीढ़ी है, वो समझती है कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने हमारे साथ किया क्या, और वर्तमान की मोदी सरकार और भाजपा सरकार हमारे लिए क्या लेके आ रही है, क्या हमारे हित के लिए। आज देश की आधी से ज्यादा आबादी, महिला आबादी जो है वो समझ चुकी है कि देश की जो राजनीति है वर्तमान में वो इनके हित के लिए काम कर रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि यूसीसी के माध्यम से क्या खाली जो है अल्पसंख्यक समाज को ही किसी तरीके का इसमें लाभ मिल रहा है? मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर लिव इन रिलेशन के लिए सभी वर्ग के लोग जो है लिव इन रिलेशन में रहना कर रहे हैं। आजकल नई पीढ़ी में कई सारे लोग में देखें, उनके लिए भी सख्त कानून है। जो उसके माध्यम से संतान होती है उसको पहले उस पर कोई कानून नहीं था, उसके लिए भी इसमें कानून का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई जो है महिला और पुरुष में तलाक हो जाता है तो उसके भी जो है प्रावधान इसके अंदर रखे हैं। यदि कोई किसी का पति जो है नहीं रहता और महिला के पास सरकारी नौकरी है तो उनके परिवार के माता पिता के पालन पोषण की व्यवस्था भी इसके अंदर रखी गई है। तो तमाम ऐसे कानून हैं जिससे सभी, मतलब मैं कहूंगा केवल एक महिला नहीं, बुजुर्ग परिवार भी, बच्चा भी जो है इसके अंदर जो है उसके अंदर नियम कानून के अंदर लेके आए हैं। तो इसलिए केवल उसको एक एंगल से जो कि तुष्टीकरण दर्शाता है उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। ये कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष की तरफ से हो रही है, लेकिन कई एनालिस्ट इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इस देश में बहुत सारी जनजातियां हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कई ट्राइब्स को जो है स्पेशल कंसेशन या स्पेशल राइट्स देता है कि आप नॉन ट्राइबल्स को अपनी जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो लोग अपनी लैंग्वेज, अपना धर्म, अपने रूल्स फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ऐसे में फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर छूट जाता है तो फिर यूनिफॉर्मिटी का, इसलिए सवाल उठ रहा है। आपके पास आऊंगी आशीष सैनी जी, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई सुझाव लेने की बात, तब उसमें आम आदमी पार्टी शामिल हुई, अन्य विपक्षी दल, आप लोगों ने किनारा कर दिया, आपने कहा ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है, चलिए एक तरफ कीजिए। आज हमने माननीय विधानसभा अध्यक्षा को यह कहते हुए सुना कि जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई उसमें प्रश्नकाल को लेकर आपने कुछ नहीं कहा, जब बात हुई चर्चा विचार विमर्श की तो आपके नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। तो आखिर वॉकआउट करना आपकी आदत बन गई है हर चीज से कि आप अपना विरोध दर्ज करने के लिए वॉकआउट करेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे? संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। दीपक रावत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब मैं ये कहना चाह रहा था कि सचिन जी से पूछना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या एक ही मंच में दो बातें कैसे कह सकती है? मंच जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश के नागरिक को मूल निवास देगी, सख्त भू कानून देगी, और वही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग विषयों में कैसे बात कर सकता है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो मूल निवास तो आएगा ही नहीं, सख्त भू कानून तो आएगा ही नहीं। और अगर सख्त भू कानून और मूल निवास आ गया तो यूसीसी कहां से यूसीसी कहां इंप्लीमेंट करेंगे? दूसरा, सचिन जी ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी इस जो ये बिल लाई है यूसीसी, जरूर ये स्वागत योग्य होगा, लेकिन वो बताएं कि ये राष्ट्र के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इस प्रदेश के लिए? और यदि प्रदेश के लिए है, प्रदेश के लिए है, सचिन जी अगर राज्य राष्ट्र से अलग है, नहीं मैं क्या पूछ रहा, अगर राष्ट्र के लिए मैं एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे एक साधारण सवाल का जवाब केवल आप दीजिए, मैं आपके सरल सवाल का जवाब दूंगा। क्या राज्य राष्ट्र से बाहर है? बिल्कुल नहीं बाहर है। तो फिर ये राज्य और राष्ट्र की बात आप कैसी बचकाना बातें करते हो? क्या ये राष्ट्र के हित के लिए, राज्य हित में भी जो है कोई भी विषय उठता है तो वो राष्ट्रीय हित में होता है। पूछा राष्ट्रीय हित में होता है वो। यूसीसी राष्ट्रीय हित में ना, तो प्रधानमंत्री क्यों ला रहे हैं इसको?
यही सवाल तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हर कि राज्य यदि के राष्ट्र- पास अपना यदि- विशेष अधिकार यदि है। ये राष्ट्र के देखिए रावत जी, अनुच्छेद 44 पढ़िए, अनुच्छेद 44 पढ़िए। हर राज्य के पास अपना विशेष अधिकार है यूसीसी लागू करने का। 80 में से ये 76 जरूरी सीटें नहीं है कि केंद्र उत्तर इसको प्रदेश लागू के करे और पूरे मुख्यमंत्री देश इस में बिल लागू को हो क्यों नहीं लाए? जाए। ये पूरे देश में लागू करने उत्तराखंड के का से अभी- पहले अभी- हमारे अभी- पास अभी अधिकार है, कानून पर हम सिर्फ अपने चर्चा अधिकारों हो का रही है, उपयोग अभी कर रहे कानून हैं। लागू नहीं हुआ अनुच्छेद है। 44 के अंतर्गत हमारे पास अधिकार है। ये सिर्फ अनुच्छेद 44 हमें इस अधिकार प्रदेश देता है के इस चीज को उपयोग के लिए लेकर। नहीं, राजनीतिक प्रयोग के लिए है। मैं कह रहा राजनीतिक प्रयोग किसका ये जनता चलिए, के जब हित तक में ये है। लागू नहीं हो जाता, समान तब तक नागरिक डिस्कशन का सभी को जनता के हित अधिकार में है, सवाल जवाब प्रदेश करने के का हित के लिए अधिकार है। है। तो आप उसमें बताइए लागू ना, करा जा रहा है। मूल निवास हम पहला मूल निवास राज्य है, जरूरी हमें गर्व है इसको लेकर। सचिन जी आप बताइए, मूल निवास इस प्रदेश के लिए जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। उसके तो लिए सरकार ने कमेटी आप ये बनाई कहना है। चाह रहे सरकार हैं कि कमेटी यूसीसी और भू कानून से पहले आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों विषय अलग हैं। स्थायी निवास आप इन नहीं, तीनों विषयों आप को फिर स्थायी नहीं, आप मूल निवास। ठीक है। इससे ये अलग भारतीय विषय जनता पार्टी आप का बड़ा इसको अच्छा यूसीसी के चरित्र है। साथ ना जोड़ के स्थायी देखिए। और यूसीसी का अस्थायी में विषय मत करिए। Constitution of India। यूसीसी का विषय अलग है। आशीष जी, अभी ठीक है, एक मुख्यमंत्री जी मिनट, ने ठीक है, 3 आराम दिन से। पहले इस बात की घोषणा भी करी है ठीक है, कि एक मिनट। भारी किसी व्यक्ति को जमीन अपनी ना बेची जाए, कौन ना ही भारी? कोई विशेष अधिकार सचिन दिया जी, जाए। सचिन जी, डीएम आप को ठीक है, प्लीज अभी निर्देशित यूसीसी किया पे गया आ है। जाते हैं, प्लीज अभी यूसीसी निर्देशित पे आ किया जाते गया हैं। है मैं ना। आप दोनों भारी, कैसे अनुरोध निर्देशित किया करूंगी गया है प्लीज। इस चीज को सचिन जी, लेकर। एक मिनट, कौन एक भारी? मिनट, एक मिनट। आप किन भारी नागरिकों की बात कर ठीक रहे है, हैं? उस पे आएंगे जो जमीन सर, खरीद सकते हैं, उस पहले पे वही उस स्पष्ट पे भी करिए। आएंगे सर। भू कानून में भी कौन डिस्कशन भारी होगा, लोग? लेकिन भारी आज लोगों यूसीसी के का लिए मुद्दा है कानून प्लीज। बनाने की बात कौन कर रहे हैं। आज भारी भारी यूसीसी लोगों का की बात मुद्दा है नहीं सर, कर मैं रहे। प्लीज आपको एक मिनट पूछना रुक चाह रहा जाइए। हूं। मैं उन्हीं भारी लोगों यूसीसी की बहुत बात बड़ा कर रहा हूं। टॉपिक है, इस पर डिस्कस विषय- करना चाहिए। कौन मैं- भारी लोगों ठीक की है, बात मैं हो रही है? एक मिनट, मैं मैं इसी आशीष विषय सैनी में तो बात करना चाह ठीक है, रहा हूं आपसे। आशीष सैनी जी, सचिन जी, अगर आपने बताइए, मेरा कौन सवाल भारी लोगों सुना की बात था, हो रही है? अगर आपने आप मेरा सवाल सुन पाए थे, प्लीज आपको उसका जवाब दीजिए कि आप लोग हर विषय में वॉकआउट अपना विरोध दर्ज करने के लिए क्यों करते हैं? क्या पता आप लोग अगर वहां पर रुकते, अपना विरोध दर्ज कराते, तो शायद चर्चा होती और आज आपके नेताओं को ये बोलने की सदन में जरूरत नहीं होती कि विपक्ष की कोई सुनता नहीं है। आपने बहुत सही सवाल पूछा है और मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में जब से त्रिवेंद्र रावत की सरकार, तीरथ सिंह रावत की सरकार और पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी है, कोई भी सत्र सोमवार के दिन नहीं चला है। ये सोमवार का दिन होता है माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन माननीय विधायकों के सवालों का जवाब देते हैं। ये सरकार इनके मुख्यमंत्री विधायकों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, अभी सचिन गुप्ता जी ने एक बात कही है, दरअसल लंपटगिरी का जो माहौल बीजेपी ने चलाया है पूरे देश में कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो, कोई सुनने वाला नहीं है। अनुच्छेद 40 जिसका इन्होंने उल्लेख किया है, भारतीय संविधान का हिस्सा है और केवल एक लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में लिखा है कि भारतीय पूरी सीमा के अंदर जो कानून केंद्र सरकार बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगा। इसमें केवल राज्यों का अधिकार है कि यदि वो अपने राज्य के अनुसार उसमें आंशिक संशोधन चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए राज्य की विधानसभा से पारित कराएं। ये पहली बात। तो ये जो कानून है ये केवल उत्तराखंड में जब लागू होगा, मान लो कोई व्यक्ति इस कानून का वायोलेशन करेगा और वो राज्य से अलग किसी भी जगह पे अपना निवास प्रमाण पत्र बना ले तो वो इस कानून के दायरे से बाहर आ जाएगा। बचने का सबसे आसान तरीका है, यदि चमोली का कोई व्यक्ति या रुद्रप्रयाग का व्यक्ति, हरिद्वार का व्यक्ति, देहरादून हल्द्वानी का व्यक्ति यदि इस अपराध में आएगा तो वो केवल एक बाहर से अपने निवास प्रमाण पत्र बनवा ले, वो इस कानून से बाहर है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये केवल एक उत्तराखंड राज्य का अपना एक मैरिज एक्ट है जो केवल मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता है। ऐसा आशीष जी, मेरा एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आशीष जी, मेरा छोटा सवाल, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ शादी विवाह से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्या इसमें जो उत्तराधिकारी का अधिकार महिलाओं को भी मिलेगा, क्या वो विवाह का हिस्सा है? क्या इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या वो विवाह से संबंधित है या फिर अन्य ऐसी चीजें हैं? क्या वो विवाह से जुड़ी हुई सारी बातें विवाह से जुड़ी हुई है? नहीं, क्या राज्य की सरकार लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने जा रही है? नंबर 1। नंबर 2 बात, अडॉप्शन को लेकर जो कानून है वो क्षेत्रीय अधिकारी का, वो सिविल एक्ट है, वो पहले से मौजूद है। यदि गोद लेने के संबंध में कोई कानून है, क्योंकि जिस वक्त चुनाव में 2 से अधिक बच्चों पर प्रतिबंध लगा तो बहुत से प्रत्याशियों ने अपने बच्चों को गोद देने का काम किया है। तो अडॉप्शन का जो कानून है वो सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो,
अडॉप्शन को लेकर और बच्चों की कस्टडी को लेकर जो भी सुनवाई हुई है वो सिविल मैरिज एक्ट में होती है। तो क्या कांग्रेस ने कारण अपने क्या है ना कि सुझाव दिए थे यूसीसी को लेकर? नहीं, सर, नहीं। ये मेरा यही सवाल है आपसे। देखिए कांग्रेस पार्टी के सामने ये समान नागरिक संहिता केवल बीजेपी की एक सनक और एक तुगलकी फरमान है जो केवल मुस्लिम जो लोग हैं उन पर लागू होगा, उनके लिए पक्ष विपक्ष बनेगा, ठीक। या फिर उसका पूरे उत्तराखंड की पूरी आबादी से कोई लेना देना, कोई संबंध संपर्क, कोई सिर पैर इसका है ही नहीं। ठीक है। ये केवल एक सनक है जो इनके सनकी जो मतदाता है जिनके दिमाग में केवल मुस्लिम विरोध भरा हुआ है उनकी संतुष्टि के लिए है। उनके अंदर की जो हवस है वो उससे पूरी होगी, इससे राज्य का कोई हित नहीं है। उत्तराखंड के मतदाताओं को कांग्रेस सनकी कह रही है, मतलब यही कह रहे हैं आप उत्तराखंड के बीजेपी के मतदाताओं, उत्तराखंड की जिन मतदाताओं को आपने कांग्रेस की झूठी जिन मतदाताओं को झूठे नारे देकर जिन मतदाताओं को झूठ बोलकर आपने यहाँ बिठाया है, जिन मतदाताओं को आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आप छोटा सा छोड़ दीजिए, लड़ते रहिए फिर उसके पीछे। कांग्रेस यही कह रही है नहीं, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोलकर सरकार बनाकर बैठे हुए हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि राज्य के हित में आशीष कानून सैनी बनाने जी के और बजाय सचिन बकवास गुप्ता कर जी रहे हैं प्लीज यहाँ वापस बैठकर। आ जाते हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगी प्लीज सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये इस पर नहीं, आप लोग एक शब्द छेड़ते हैं उस पर लड़ते हैं, इस पे आप कायम हैं? ठीक है प्लीज उस पे नहीं जाते हैं। आजकल बहुत बदजुबानियां और शब्द कभी कभी फिसल जाते हैं राजनीति में, आजकल मैं ये तो उनके हिस्सा बन शब्द दोहरा चुका के है। पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं उस पे भी आऊंगी। और आशीष सैनी जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी बाद में कि अगर कांग्रेस होती और यूसीसी लागू करना होता तो आप किस पक्ष को चुनते और किसको नहीं? आपके पास आऊंगी। सुभाष झा जी, यहाँ पर डिबेट ये हो रही है कि एक पक्ष कह रहा है तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ एक धर्म के लिहाज से हो रही है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये सर्वसमावेशी है। आपको क्या लगता है, जो यहाँ पर अकाउंट एनालिसिस कहता है कि आपको ट्राइबल्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड भी करेंगे तो भी परेशानी है? देखिए, इसको बड़ी महीनी से समझना पड़ेगा। जब आपने कहा कि ये समान नागरिक संहिता है तो फिर आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख लोगों को इससे अलग कैसे रख सकते हैं? और जब 2 लाख 4 लाख लोग 10 लाख लोग यहाँ से अलग रहेंगे ही तो फिर समान नागरिक संहिता कहाँ से लागू हुआ? फिर तो समान नागरिक संहिता नहीं हुआ, फिर तो ये कहिए बहुमत नागरिक संहिता हुआ। एक बात। दूसरी बात, हिंदू लॉ के मुताबिक हिंदू की जितनी जनजातियों को छोड़ दीजिए ट्राइबल को अलग करके, तो सब पर एक ही कानून लागू होता है। तो फिर अलग से क्या लागू हुआ? तब तो अलग से फिर लागू किस पे हुआ? मुस्लिमों पे हुआ। तो अगर फिर ये सवाल उठता है कि आप ये मुस्लिमों के लिए आपने ये यूसीसी लाया, तो ये सवाल इस पे बनता है ना, जो कि आप जब एक तरफ महिलाओं का शोषण आपको दिखता है, 2-3 शादियां, तलाक वगैरह वगैरह, तो ये तो फिर वहां पंचाली प्रथा पर भी ये लागू होता है ना, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो जौनसार में अब आप जमीन, कोई आदमी यहाँ का उत्तराखंड का नहीं खरीद सकता, जौनसार के लोग पूरे उत्तराखंड में जमीन खरीदेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या ये यूसीसी उसको डाइल्यूट करेगा या यूसीसी उसको यथावत रखेगा? और अगर जब यूसीसी उसको यथावत रखेगा तो फिर ये उत्तराखंड के आम नागरिक और जौनसार में जो लोग रहते हैं उनमें ये भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? तो फिर समान नागरिक संहिता किस बात की? ये सवाल उठना लाजमी है। इस चीज को समझिए। इस पर दरअसल इस पे बहुत डिबेट होना चाहिए था। ये एक दिन का मसला नहीं है। इस पर उत्तराखंड में बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि तमाम चीजों के बावजूद, पारित हो जाने के बावजूद भी अभी राष्ट्रपति के पास जाना, ये केंद्र का मसला है। कई ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकार नहीं कर सकती चाह करके भी। ये सारी तकनीकी बातें हैं जी। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर मान लिया जाए कि ये सब कुछ सही है, यूसीसी लागू है, यहाँ सब समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, आप इसको एक्जीक्यूट कैसे करेंगे? ये समस्या, ये बात सचिन जी नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल सचिन जी, इसलिए इससे पहले मैं आपके पास आऊं, यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय में झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने मांग की कि सारना धर्म कोड जो है उनके लिए लाया जाए, क्योंकि अभी जो ट्राइबल्स है उन्हें या तो हिंदू कहा जाता है या क्रिश्चियन कहा जाता है या मुस्लिम कहा जाता है, तो वो इससे बाहर रह के वो कहते हैं हमारे लिए एक सेपरेट कोड लेकर आइए। अगर ऐसा होता है सचिन जी, सवाल ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ क्या आप ट्राइबल्स के लिए अलग से कोई कोड लेकर आएंगे जो सारनाथ धर्म कोड की मांग हो रही है? क्योंकि ट्राइबल्स अब एजिटेशन का दबाव बना रहे हैं कि अगर हमें लाया गया इस परव्यू में तो हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से नागालैंड में भी इसी प्रकार का एक विषय चल रहा है, उस पर भी जो है अभी सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जहाँ तक अभी झा जी, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, क्योंकि ये जो यूसीसी जो लागू करने का विषय, ये एकदम से ही नहीं हुआ कि जो है कल घोषणा या लागू कर दिया गया है। ये पिछले 1 साल से ये प्रकरण चल रहा है। इसके ऊपर जो है कमेटियाँ बनाई गई, 4-4 बार उसको जो है आगे कमेटी का कार्यकाल भी बढ़ाया गया और लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है इसके अंदर सुझाव आए हैं। सुझाव के बाद उसके अंदर मंत्रणा
हुई है उसके बाद जो है ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, सभी दल उसमें आमंत्रित थे, सभी दलों को उस पर चर्चा के लिए बुलाया गया। लेकिन जिन दलों ने जो दल आज जो है एक वर्ग के हितैषी बन के सामने दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद जो है वो केवल दिखावा ज़्यादा करते हैं, धरातल पे नहीं है। यही कारण है कि 400 से 40 और 40 से 4 पे आते हुए उनको समय नहीं लगेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति इसकी ये है कि ये कानून जो है कोई जल्दबाजी में नहीं बनाया गया, बाकायदा जो है जनता से रायशुमारी करने के बाद सभी दलों के सुझाव उसमें आमंत्रित थे। मैं पूछना चाहता हूं सभी दलों से जो इस बात का आज विरोध कर रहे हैं कि ये कानून बना रहा गया कानून बड़ी जल्दी में बनाया जा रहा है, ये वो मैं पूछना चाहता हूं, एक साल से इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, आपने कितने सुझाव सरकार को दिए, कितनी बैठकों में आप उपस्थित हैं? आज जब वो पटल पे आ गया, सरकार अपना काम कर दिया, सरकार अपना वादा कर दिया, तो आज जो है आप कह रहे हैं कि हमारे से चर्चा नहीं की गई, आज हमारे को बताया नहीं गया, तो ये जो है ये एक तरीके से बचकाना बयान है और कुछ नहीं है। जनता समझ रही है कि जब चर्चा का विषय आता है तो चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वो राज्य की बात हो, आप वॉकआउट कर देते हैं या उस बैठक का बहिष्कार कर देते हैं और बाहर खड़े होकर कहते हैं जी हमसे बताया नहीं गया, हमें बुलाया नहीं गया, हमसे हमारी सुनी नहीं गई। तो जनता बहुत समझदार है, जनता आपके सारे प्रपंच देखती है कि केवल आप राजनीति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको सत्ता में बैठने का मौका मिला तब आपने कुछ नहीं किया, अब आप जब विपक्ष हैं तब भी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। तो दिखावे की राजनीति जो है जनता समझ रही है। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि अगर कोई कानून या कोई भी विषय राज्य राष्ट्र हित के अंदर होता है तो उसके अंदर सहभागिता करिए, चर्चा करिए, वार्तालाप करिए, अपना सुझाव दीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करना कैमरे के आगे, ये किसी भी राजनीतिक दल को मेरे ख्याल से उचित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां एक कैमरे की आंख होती है वहीं तीसरी आंख जनता की भी होती है, जो कि जनता जनार्दन है, जो चुनाव में इन सब चीजों का जो है परिणाम आपको दिखाती है, आपको आईना दिखाती है और आप देख भी रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही है। जवाब दे दीजिए सचिन जी कि जो विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा था कि आप बहुमत के आधार पर इसे पास करना चाहते क्योंकि चुनावी वर्ष है, कितना सही कितना गलत, आप शॉर्ट में जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा शॉर्ट में जवाब ये है कि बहुमत के आधार पे हम किसी भी लोकतंत्र के उस पर जो है ये निशान नहीं लगाना चाहते कि हम बहुमत के आधार पे हम पास करें। अगर विपक्ष चाहता तो इस पे चर्चा करता, विपक्ष चाहता तो वॉकआउट रोक सकता था। वॉकआउट भारतीय जनता पार्टी ने किया, विपक्ष ने किया, तो विपक्ष को मौका दिया गया इस पे चर्चा करे, इस पे बहस करे। और अगर विपक्ष नहीं आता उसमें तो सरकार निश्चित रूप से जो है संख्या बल पे चलती है, सदन में बहुमत हमारा है। अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो निश्चित रूप से जो जनहित का कार्य होगा उसे जो है सरकार को जो है उसे लागू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और ये संविधान में हमारे को इसका जो है अनुमति भी देता है हमारे को। तो इसलिए विपक्ष अपनी मर्जी से जा रहा है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। विपक्ष आए, कल भी अभी इस पे चर्चा होनी है, कल भी चर्चा करने के साधारण मंत्री थे। आशीष सैनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि वो विपक्ष को दबा रहे हैं, बहुमत के आधार पर सब कुछ करना चाहते हैं, और आप पर आरोप ये लगाया जाता है कि आप लोग विपक्ष में तो बैठे लेकिन विपक्ष का रोल सही तरीके से अदा नहीं कर रहे, जहां पर आपको सुझाव देने चाहिए वहां आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। तो आखिर किसकी सुने? और दूसरा सवाल जो मेरा पहले भी था कि अगर कांग्रेस बीजेपी की जगह होती और आपको यूसीसी लाना होता तो आप फिर किसका पक्ष लेते, किसको बाहर रखते, किसको उसमें शामिल करते? निवेदन करूंगा कि यदि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे वक्तव्य के बीच में बोलेंगे तो आप उनकी आवाज बंद करने का या उनको रोकने का काम करें। आप सबको अपना अपना समय मिल रहा है सर, प्लीज आप लोगों को अपना अपना समय मिल रहा है, प्लीज आप लोग जिस तरह से बीच में बोलते हैं अपना जाहिलपन को प्रदर्शित कर रहे हैं। सर प्लीज आप प्लीज सर आप लोगों को अपना अपना समय मिल रहा है तो दिखा रहे हैं कांग्रेस की जाहिलता। सर प्लीज थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज सर आराम से शब्दों का प्रयोग आराम से करें, बिल्कुल शब्दों का प्रयोग ढंग से प्लीज शब्दों की मर्यादा रखकर डिबेट कीजिए। आप लोगों को पूरा समय मिल रहा है सर, अपने अपने समय पर बात रखिए। डिबेट पे बैठे आप घर के अंदर ही बैठे अपने। और आप लोगों को और मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि एज गेस्ट आप लोगों को पूरा हक है एक दूसरे को काउंटर करने का, बस मर्यादा में रहकर आप सब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं बोलूंगा तुरंत पीछे बोलेंगे। ठीक है, प्लीज आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए आशीष। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए मैंने सबसे पहले बात की कि जो आर्टिकल 40 जिसका जिक्र किया गया है, मैंने वो बता दिया कि वो देश का कानून है, पूरे देश पर लागू होगा। उसमें आर्टिकल 40 का यहाँ जिक्र करने, एक राज्य अपने कैबिनेट के ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक कानून को ला रहा है। दूसरा जवाब ये है कि ये प्रभावी किस पर होगा। एक से अधिक विवाह कौन करता है उत्तराखंड में? केवल मुस्लिम पुरुष को ये अधिकार है कि वो शरीयत के अनुसार। नंबर एक बात। दूसरा, डिवोर्स होने के बाद मैं तो कहूंगा कि इसमें तो हिंदू महिलाओं को भी लाभ होगा जिनको बिना तलाक दिए घर छोड़ दिया गया है या वो अपना कोर्ट में धक्के खा रही हैं, उनके लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून की व्यवस्था लागू होगी कि यदि कोई व्यक्ति
अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ने का काम करेगा, छोड़कर चला जाएगा और बिना उसके कोई उसका खर्चा उठाना और सारी जिम्मेदारियों से पीछे हटेगा, बच्चों की जिम्मेदारी से पीछे हटेगा, तो उस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। कांग्रेस इसके पक्ष में और वो लागू हो। लेकिन वो लागू देश के प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा, लेकिन राज्य में आप सिर्फ अपने सत्ता के लिए, अपने एक एजेंडे के लिए, छुपा हुआ एजेंडा, उसके लिए इसको लागू कर रहे हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी ताकत लगा के कल सदन में लागू कर ले। मैं केवल 2 शब्द कहूंगा। नंबर 1 कि उत्तराखंड की आम जनता को इससे क्या लाभ है। आम जनता से मेरा सीधा संदर्भ है उन महिलाओं से जो कोर्ट में इस तरह के केस को लड़ रही है, या वो पुरुष जो किसी भी तरह से अपने जो पत्नी से परेशान भी है। दोनों लोग परेशान है। कोर्ट में अगर मामले पड़े तो उसका समाधान कैसे होगा, नंबर 1 बात। दूसरा मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि यदि आपने इसको राज्य में लागू किया है और राज्य का कोई व्यक्ति यदि अपने दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाए, अपने आवास प्रमाण पत्र बना ले, तो क्या ये उस पर कैसे लागू कर पाएंगे। मेरे 2 सवाल थे। यही सवाल हमारे माननीय विधायक ने जब सदन में उठाए। मैं कह रहा हूँ इतना महत्वपूर्ण कानून जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेरा तो एक निवेदन था कि आप सोमवार के दिन सत्र चलाएं जिससे मुख्यमंत्री सदन में जवाब देते हैं। ये सोमवार को सत्र चलाएंगे नहीं, और जब भी उनके सवालों का जवाब होगा नियम 333 में सुनेंगे नहीं, नियम 55 में सुनेंगे नहीं, 333 में कहेंगे लिखित जवाब दे देंगे। ये केवल विधायकों के विशेषाधिकार का हनन है। कोई नया कानून बने तो उनके अपनी बात रखने का तरीके का अधिकार है। जब ये हमारे 19 सम्मानित विधायकों की बात नहीं सुन पा रहे हैं तो इस डिबेट में और जनता की बात क्या सुनेंगे। एक तीसरी मैं एक और बिंदु बताना चाहूंगा। आप आज मैं 3 दिन 4 दिन पुरानी सारी डिबेट आपके सामने रखूंगा। एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने 1 लाख लोगों से सुझाव लिए हैं, दूसरे ने कहा हमने 2 लाख से लिए, तीसरे ने कहा 2.5 से लिए, चौथा 3 और 3.5 4 तक पहुंच गए। यानी कितने सुझाव आए हैं वो अभी तक स्पष्ट जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल जा रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य के हित में यदि कोई कानून बनाना है तो वह यहाँ के निवासियों के लिए बनना चाहिए जिसमें सब निवासी शामिल हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल उन पर लागू होगा जो एक से अधिक विवाह करते हैं। लेकिन उसके प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो समिति थी जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, एटलीस्ट उनको इस बारे में नॉलेज है। 72 बैठकें हो चुकी हैं। मेरा सवाल का छोटा सा जवाब दे दीजिए आशीष जी कि अगर कांग्रेस बीजेपी की जगह होती, अभी आप लोग विपक्ष में बेशक हैं, अगर आप लोगों के हित में हक में होता, आप क्या करते? देखिए, मैं एक बात आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। 1-2 काम एक पूर्व जो हमारे जज हैं उनके माध्यम से किए गए। नंबर 1 यूसीसी का। यूसीसी में जिन जज साहिबा ने ये कानून के लिए अपनी समीक्षा और सब काम किए हैं, उनके कितने लोगों से संकलन किया है उसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं है। वो केवल उनके अपने एजेंडे पर है। दूसरा मैं कहूंगा कि राज्य में ओबीसी की जनगणना हुई जिसमें नगर निगम के चुनाव लेट हुए। 2 साल तक वो आयोग पता नहीं खाक छानता रहा और गलत जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने रखे और वो दोबारा खारिज हुए और दोबारा भी गलत ही रखे गए हैं। मैं इसे विषय से अलग एक बात कर रहा हूँ कि जातिगत जनगणना के संबंध में मैंने जस्टिस BS वर्मा की पीठ से एक सवाल पूछा कि आपने ओबीसी व्यक्ति है या नहीं है जानकारी कैसे हासिल की। आपने सवाल पूछा या अपने सरकार के रिकॉर्ड के आधार पर तय किया? उसका जवाब आज तक नहीं आया है। ऐसे ही ये यूसीसी कानून है, ऐसे ही नगर निगमों का विस्तार है, ऐसे ही हजारों सैकड़ों मामले हैं जहां इन्होंने पूर्व जज के आड़ में छुपकर अपने एजेंडे को लागू किया। मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास बहुमत है, सरकार को यूसीसी का। दूसरी एक और विषय मेरा रह गया है कि 2022 के घोषणा पत्र में यूसीसी का कोई उल्लेख नहीं है। यूसीसी जब मुख्यमंत्री बने थे सर, मुख्यमंत्री आपको याद होगा मुख्यमंत्री धामी ने साफ स्पष्ट कहा था कि हम यूसीसी मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ, घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ। घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। और ये आरएसएस के द्वारा जनित जो सरकार है, ये 2 मुंह की सरकार है। एक मुंह कुछ और बोलता है, दूसरा मुंह कुछ और बोलता है। तो इस पर भरोसा नहीं है हमारे ना माननीय विधायकों को, ना राज्य की जनता को। आशीष जी, आप अभी ये नहीं बता पाए कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो वो क्या करती? कांग्रेस सरकार में थी जब पहले, तो हमने एक कानून लाए थे कि जो प्रतियक्ता महिला है, यानी जिसका केस सेपरेशन का कोर्ट में आ गया, तो उनको पेंशन देने का भी काम किया, उनको आर्थिक सहायता और कानूनी सहायता देने का भी काम किया। आप जब पीड़ित महिला के पक्ष में आप क्या कर सकते हैं? आपने कानून बनाया और उस कानून का जब उल्लंघन होगा और उस कानून के आड़ में जब आप कार्रवाई करोगे तो उस महिला का लाभ कैसे कराओगे आप? या तो ये सब केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आओ। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए ना तो बजट बनाया गया, ना इस कानून में प्रावधान है।
ठीक है। और मैं अंत में एक बात कहूंगा कि ये केवल मैरिज एक्ट है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हिंदुस्तान में लागू जितने भी कानून है वो सभी नागरिकों पर बराबर लागू होते हैं, चाहे वो बाल विवाह का हो, चाहे वो अडॉप्शन को लेकर हो, चाहे वो सेपरेशन को लेकर हो। यदि शादी मुस्लिम तरीके से हुई है या हिंदू तरीके से हुई है, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो सिविल मैरिज एक्ट से होगी। ठीक है, आज हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि कोर्ट में कई सारे ऐसे केसेस लंबित होते हैं जो अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो कहते हैं कि हम इसके अंदर नहीं आते, हमारे स्पेशल प्रोविजंस है, उसको अप्रूव करने में बहुत साल लग जाते हैं, वो केसेस पेंडिंग रहते हैं। एटलीस्ट यूसीसी से वो आसान हो जाएगा कि आप एक कानून के अंडर हैं तो आप जो भारत का संविधान कहता है कानून में वही आप पे भी लागू होगा, वही ट्राइबल्स पे भी लागू होगा, वो सब पे लागू होगा। आपके पास आऊंगी मैं दीपक रावत जी। यहाँ पर बहुत डिबेट हो रही है, 1 दिन का समय, 2 दिन का समय चर्चा कानून के लिए। नहीं है, राज्य का कानून है। बिल्कुल ठीक है, आप राज्य का कानून कह रहे हैं, लेकिन एक बेसिस है ये राष्ट्रीय कानून के लिए जो कहा गया है। अगर ये सफल होता है तो राष्ट्र में भी इसे अलग अलग स्टेट्स में लागू किया जाएगा। दीपक रावत जी, हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं। अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से भी, अगर जैसा कि आशीष सैनी जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड का कानून है, तो भी इसमें गलती कहाँ नजर आती है आपको? दिव्यदर्शनी जी, जो यूसीसी का बिल है इसको गलत कोई नहीं कह रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल तो बिल्कुल नहीं कह रहा है, लेकिन जिस हड़बड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आई है, प्रश्न वहां पर उठ रहा है। आप देखिए ना, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते से इस विषय में चर्चा हो रही है कि आपको इसके इस बिल का कुछ भी आपको कोई अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा कोई आपके पास अवेलेबल है? क्या आपने पढ़ा है? आप तो मीडिया में है, आपको पता होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए। विपक्षी के पार्टियों के पास है क्या? ये सार्वजनिक रूप से जनता के पास आया है? बिल्कुल नहीं आया है। समिति ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सबमिट करी, मुख्यमंत्री ने उस पर चर्चा करी नहीं करी, उसको पढ़ा नहीं पढ़ा, और सदन के पटल में आज 6 तारीख को आ गया है। 3 तारीख को ये आया था, 6 तारीख को ये सदन में आ गया है। विषय इसका है कि अगर इतना ही महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो इस पर व्यापक चर्चा से भारतीय जनता पार्टी क्यों बचना चाह रही है? इनकी तब विपक्ष शंका कर रहा है कि ये सिर्फ आनन फानन में किसी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले या आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में इस बिल को पास कराना चाहते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि ये इस प्रदेश के लिए उपयोग है या नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए प्रयोग जरूर है, क्योंकि राजनीति प्रयोग ही है। जैसे आप ही खुद कह रही हैं कि उत्तराखंड में लागू होने के बाद ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि जो भी इस बिल के आने के बाद प्रभावित होंगे, जो धर्म प्रभावित होंगे, जो जनजातियां प्रभावित होंगी, जो लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे, वो इसका कितना विरोध करते हैं, वो विरोध का स्वरूप कितना व्यापक होता है और किस रूप में होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसका आकलन करना चाहती है। यदि ये इतना ही, मैंने पहले भी कहा, अगर राष्ट्र के लिए इतना इंपॉर्टेंट था तो प्रधानमंत्री तो जाने जाते हैं राष्ट्र की हर बात के लिए। वो तो डबल इंजन की सरकार है, 400 सीटें उनके पास आनी चाहिए थी। अगर राष्ट्र के लिए इतना इंपॉर्टेंट था वो ले आते। मान लीजिए कि चलिए राष्ट्र के लिए भी ना हो, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो पूरे पूर्ण बहुमत से है, सबसे ज्यादा सीटें जीत के आ रखे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रभावित सबसे ज्यादा होना चाहिए था। यहाँ तो कोई आंदोलन इसके लिए नहीं हुआ ना। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ के लिए भी हुआ है तो आप बताइए ना, उसको जनता के सामने रखिए ना। अब आप देखिए कि विपक्ष के पास नहीं है, मीडिया के पास नहीं है, जनता के पास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोग होगा। तो ये उपयोगी उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है, हो सकता है कि उपयोगी हो भविष्य में, लेकिन आज के डेट में ये सिर्फ एक प्रयोग है, उपयोग नहीं है। बिल्कुल। सुभाष झा जी, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी में जो है समान कानून, एक देश एक कानून की बात की जाती है, लेकिन अगर संविधान की बात करें तो हमें सबको आज़ादी है अपना जो है धर्म फॉलो करने की, अपनी लैंग्वेज चुनने की। क्या हम लोग कर रहे हैं? अगर धर्म के हिसाब से जाए तो अलग अलग धर्म फिर अपने रूल्स फॉलो करते हैं, तो फिर ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में, और फिर संशोधन तो फिर किसी में भी हो सकता है। दरअसल यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैं शुरू में भी यही सवाल उठाया कि ये केंद्र का मसला है, राज्य का मसला नहीं है। मूल बात, अभी मैं 2 उदाहरण इन्हीं पे देता हूँ, गुप्ता जी देंगे जवाब। ये बताइए कि अभी जो मान लीजिए 1950 का कानून यहाँ लागू हो गया कि 1950 में जो खाता खसोनी वाले थे वो यहाँ के निवासी माने जाएंगे, तो क्या जोगी जी पर ये कानून लागू होगा? वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मूल निवासी तो हैं यहाँ के। एक बात, अगर ये कानून इतना बढ़िया था जिस पर लागू करने की भाजपा को बहुत बेचैनी थी, तो बड़े बड़े राज्य में भाजपा की शासन है, फिर उत्तराखंड में ये लागू करने की जल्दीबाजी क्यों थी? गुजरात में मोदी जी ने क्यों लागू नहीं करवाया? इतना दिन तक चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी सरकार उनकी है, सियासत उनकी है, डबल इंजन की सरकार गुजरात में भी है, ये गुजरात में लागू क्यों नहीं हुआ?
दूसरी बात, जो अगर ये देश भर में लागू, ये लोग जो उत्साहित होकर बता रहे हैं कि ये देश भर में ये कानून लागू होगा, मान लिया जो देश भर में ये कानून लागू होगा तो फिर मोदी जी उस दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि पत्नी का गुजारा भत्ता तो फिर उन्हें भी देना बनता है। देखिए, ये कई सवाल हैं, ये बेसिक सवाल है, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये मैंने कहा कि पहले ही जब भारत सरकार ये सबको हक देती है कि आप अपना धर्म मान सकते हैं, आप अपना शरीयत मान सकते हैं। अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, गारो आदिवासी हैं, गारो और खसिया, ये जो है शिलोंग में, मेघालय में रहते हैं। यहाँ पीए संगमा जी जहाँ के थे वहाँ गारो हिल है, और गारो हिल में जो है वहाँ सबसे छोटा दामाद जो है, वहाँ प्रथा है, ये वहाँ की ये प्रथा है। आप गलत कहें सही कहें, विश्लेषण अपने हिसाब से करें, अलग मसला है, लेकिन वहां ये प्रथा है कि घर का जो सबसे छोटा दामाद होता है वो घर का नौकरम बन जाता है। नौकरम मतलब घर का होल इन सोल। सास जब विधवा होती है तो उस विधवा सास से उस दामाद की शादी होती है। ये हम ऑफिशियल बात कर रहे हैं, हम वहाँ गए हैं, वहाँ इंटरव्यू किए हैं, वहाँ रिसर्च लिए हैं। अब सवाल है कि सबकी ऐसी ऐसी कुछ कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कुछ परंपराएं हैं। आप और भारत एक संघीय राज्य इसलिए है कि सबको अपने अपने कानून, अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज मानने का हक है। तो ये जो मौलिक संरचना हमारी जो है संघीय ढांचे की, ये यूसीसी उसमें कितना मेल खाता है, उसको कितना मैच करता है, सवाल ये है। सवाल उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता की नहीं है। जब आप एक छोटा सा 1.25 करोड़ की राज्य में जहाँ 1.5 अरब आबादी है, वहां आप सबके लिए लागू नहीं कर पाते हैं, आज भी आपके ऊपर दबाव है कि हम जनजातियों पर लागू नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम इतने बड़े देश में जहां कम से कम हजारों जनजाति हैं, आप सब पर लागू कर लेंगे? तब फिर टारगेट किसको किया गया? ये सवाल उठना लाजमी है, इस चीज को समझिए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी में फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, और जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रश्न सिर्फ ट्राइबल्स की तरफ से उठाया जाएगा। धर्म निरपेक्ष हो सकता है, धर्मों की अपनी अपनी बात हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट होगा तो इससे ट्राइबल्स होंगे, क्योंकि वहां पर इस तरीके की अलग अलग प्रथाएं हैं। आपसे शुरू करूंगी मैं, दीपक रावत जी, क्या कहेंगे शॉर्ट में फाइनल कमेंट? देखिए, यूसीसी बिल अब पटल में आ चुका है और बहुत जल्दी ये पास भी हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोगी है तो हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि मूल निवास और एक सख्त भू कानून, जिसके लिए इतने वर्षों से आंदोलन यहाँ की जनता कर रही है, उम्मीद है कि धामी जी ने जो मन से कहा है कि वो बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे, मूल निवास और मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का और सख्त भू कानून को, तो यूसीसी के बाद शायद वो इसको भी इस वक्त करें, और ये उम्मीद करती है जनता। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। कानून का हश्र वही होगा जो लोकपाल का हुआ है उत्तराखंड राज्य में। मैं एक बात आपके सामने, दर्शकों के सामने छोड़कर जा रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा और वो राज्य से बाहर अपना निवास प्रमाण पत्र बना ले, तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। यानी किसी मुस्लिम पुरुष को भी यदि एक से अधिक विवाह करने होंगे तो राज्य से बाहर के अपना निवास प्रमाण पत्र बना लेगा और देहरादून में रहता रहेगा। तो ये पहली बात, तो ये प्रभावी कानून इसलिए नहीं है क्योंकि ये देश की सरकार ने लोकसभा से पास करके नहीं लगाया, ये केवल इन्होंने अपनी तरफ से लगाया है। किसी भी राज्य को अपना कानून बनाने का कोई अधिकार है ही नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये बीजेपी के लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। यह केवल एक भ्रम का जाल बनाना चाहते हैं। उस भ्रम में और उस आत्ममुक्ता के दौर में स्वयं रहे और राज्य को भी रखें, अपने मतदाताओं को रखें। वो उनकी अपनी सोच है कि वो कितना खुश होते हैं, इससे कितना दुखी होते हैं, लेकिन राज्य के हित में इसमें 0% भी कुछ नहीं है। ठीक है, सुभाष झा जी, शॉर्ट में फाइनल। संविधान की पहली प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक। तो हम भारत के नागरिक यानी हम उत्तराखंड के नागरिक नहीं, हम उत्तराखंड के नागरिक इसलिए हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, इसलिए। और इसीलिए कोई यहाँ उत्तराखंड का नागरिक यहाँ वोटर देने का राइट है, चाहे वो यहाँ का निवासी हो या बाहर का हो, या इसी कारण से। मूल सवाल फिर यही मैं छोड़ता हूँ, ये बात कंक्लूड करके कि पहला बात कि ये देश का मसला है, राष्ट्रीय मसला है। दूसरी बात, जो यूसीसी अपना नागरिक किसको मानती है, ये राज्य सरकार, ये बात, ये सवाल वाजिब सवाल है कि ये किन नागरिकों पर लागू होगा। मूल निवासियों पर लागू होगा, जो 15 साल से रह रहे हैं उन पे लागू होगा, जो जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है उन पे लागू होगा। सरकार को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये किन पे लागू होगा, नागरिक कौन उत्तराखंड का। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, यूसीसी कानून प्रदेश के बुजुर्गजनों के लिए, बच्चों के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, यहाँ की वो महिलाएं जिनको जो है अधर में जो है विवाह के बाद छोड़ दिया जाता था, उन सब के लिए ये हितकारी होगा। और ये पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपना वादा जनता से, प्रदेश की जनता से चुनाव से पहले, 2022 के चुनाव से पहले किया था, वो प्रदेश की जनता से वो अपना वादा किया हुआ पूरा करना जा रही है। विपक्ष से केवल मेरा जो है इतना ही आग्रह है कि चर्चा में भाग लें, चर्चा में
अपने सुझाव दें। राष्ट्र हित में, राज्य हित में जो भी सुझाव होंगे वो सदैव आपके आमंत्रित हैं, उन सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन चर्चा से भाग के प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की धामी ला यूसीसी जल्द ही लागू करने की कोशिश यहाँ पर धामी सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी इस पर चर्चा बाकी है। आज सदन की जो दूसरे दिन की कार्रवाई हुई उसमें भी विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा हुई। कल का दिन भी चर्चा का है, उसके बाद देखा जाएगा कि कब तक ये पास किया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ टेक्निकलिटीज है जिन पर चर्चा विचार विमर्श जरूरी है, क्योंकि अगर ट्राइबल्स को बाहर रखा जाएगा तो फिर ये यूनिफॉर्मिटी कैसी, और अगर इंक्लूड किया जाता है तो फिर जो स्पेशल स्टेटस उन्हें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कैसे पूरा होगा, क्या उसे खत्म कर दिया जाएगा? ये तमाम सवाल है जो आगे भी चर्चा का विषय रहेंगे। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।